हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट गार्ड जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए फिजिक्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बच्चे पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट दे चुके हैं। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने केमिस्ट्री के लिए भी जनरल साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को किया है, बताया है। जीडी डीबी यांत्रिक सभी बच्चों के लिए आप अगर उसे भी नहीं देखे हैं तो जाकर देखें प्लेलिस्ट से जाकर। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बच्चे आपको हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए सिर्फ इतना ही कीजिए कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस हम बताएंगे और पांचों के जितने भी आपके स्कोर आए वो आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम जान सकें कि बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए देखिए, वैसे जनरल साइंस क्या है? जनरल साइंस तो अथाह है, यानी बहुत सारे इससे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को हम बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो उसको सभी क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं। फिर बाद में क्या करेंगे, जो आपके सिलेबस में खासकर कुछ टॉपिक दिए गए हुए हैं उनको हम प्रॉपरली पूरा बता देंगे। यानी स्टेज 1 में ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन स्टेज 1 में आपके सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं। और सेक्शन 1 में का जो क्वेश्चन होता है वो सबों के लिए, जीडी डीबी यांत्रिक सबों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि आपको जितने सिलेबस में है आपके सेक्शन 1 के उन सभी को खासकर उससे क्वेश्चंस चुन के बता देंगे। फिर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी जनरल साइंस के करवा देंगे ताकि किसी भी तरीके से वो क्वेश्चंस पूछे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हमारा पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि नो करंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ़ दे हैव द सेम। दो आवेश पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि वे, यानी क्वेश्चंस में कहने का मतलब है कि कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा। कब? जब दो बॉडी क्या हो, सेम रेसिस्टेंस में हो, यानी रेसिस्टेंस यानी आर, सेम चार्ज में हो क्यू, या फिर उनके सेम पोटेंशियल हो वी, या फिर क्या हो वो सेम चार्ज यानी उनके क्या हो चार्ज अपॉन पोटेंशियल का रेशियो सेम हो, यानी क्यू अपॉन पोटेंशियल का रेशियो यानी क्या हो सेम हो। तो बताइए कौन सा ऐसा आंसर इसमें होगा जो सही होगा। तो देखिए बच्चे, सिंपल सा बात है कि कोई भी चार्ज बॉडी आपके तभी करंट को फ्लो करते हैं जब उनके क्या हो डिफरेंट, क्या हो बच्चे, जब उनके क्या हो डिफरेंट पोटेंशियल हो, क्या हो डिफरेंट पोटेंशियल यानी डिफरेंट भी, यानी उनके डिफरेंट पोटेंशियल हो, उनके क्या हो बच्चे, उनके डिफरेंट आपके संभावित अनुपात हो, यानी पोटेंशियल उनके क्या हो अलग अलग हो। देखिए आपने एक पढ़ा होगा अपने साइंस में, अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा कि करंट तभी फ्लो होता है जब क्या हो उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो। और करंट का फ्लो होता है बच्चे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखा जाता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस होना बेहद ही जरूरी है किसी करंट को फ्लो करने के लिए। यानी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा जब बॉडी के पास क्या हो सेम पोटेंशियल हो जाए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज किसका एग्जाम्पल होता है? मिराज किसका एक उदाहरण है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिराज क्या होता है बच्चे? सबसे पहले आप जानिए, जैसे आप देखते होंगे, जिसे आप हिडन मिर्गा भी जानते होंगे नाम से, यानी दूर क्या होता है, दूर देखने पर आपको पानी जैसा दिखता होगा रोड पे, लेकिन वो पानी एक्चुअल में होता नहीं है। तो आखिर वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको बता दें कि मिराज जो होता है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन कहने का मतलब बहुत सारे टाइप के ऑप्टिकल इल्यूजन और तो 3D में बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन आपको यूट्यूब पे ऐसे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये भी क्या है आपका मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है। क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है, आंखों का छलावा। क्या है? आंखों का छलावा है। इसमें क्या होता है बच्चे, दूर क्या हो आपको एक पानी जैसा दिखता है, क्या है दूर एक जैसा पानी जैसा दिखता है, लेकिन आप जैसे ही नज़दीक जाते हैं तो वो पानी एक्चुअल में रहता नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो होता है रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। यानी ये जो मिराज होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। देखिए एक रिफ्रैक्शन होता है बच्चे और एक क्या होता है रिफ्लेक्शन और
रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या अंतर होते हैं बच्चे, थोड़ा सा जान लीजिए आप कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चे, रिफ्रैक्शन में सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, सेम मीडियम यानी एक ही मीडियम में रहेगा। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंट मीडियम में लाइट आपका ट्रेवल करता है, डिफरेंट मीडियम, क्या करेंगे, डिफरेंट मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्शन में बच्चे क्या होता है, लाइट बाउंस बैक होता है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चे, रिफ्रैक्शन में होता है आपके क्या होता है, लाइट का बेंडिंग होता है। यानी एक लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है और क्या कर रहा है, दूसरे मीडियम में जैसे गया तो क्या किया जाए, वो अपने पाथ से बेंड कर गया। लेकिन इस वाले में रिफ्लेक्शन में यानी यहाँ पे इस वाले में क्या होता है, लाइट ऐसे ऐसे पड़ा और इसी मीडियम से बाउंस होके उसी मीडियम में चला गया, मतलब जिस मीडियम में है वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए आप। मिराज किसका एग्जाम्पल होता है, रिफ्रैक्शन का। याद रखिए रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, FR, ठीक है, FL नहीं। फिर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों का। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, PASCAL, पास्कल, जिसे हम PA से भी लिखते हैं। और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। किसका, प्रेशर का। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट है आपका, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर। यानी कहने का मतलब एक क्या हो, एक शून्य, नॉन शून्य यानी बिना जीरो वाला शून्य वेक्टर हो, जो कि क्या हो, जीरो नहीं हो वेक्टर, और क्या हो ऐसा, और नॉन कोलिनियर भी हो, क्या हो, कोलिनियर भी नहीं हो। कोलिनियर कहने का मतलब एक ही लाइन में तीनों वेक्टर नहीं हो, क्या हो, कोई यहाँ हो तो कोई यहाँ, कोई यहाँ, ठीक है। तो ऐसा किस कंडीशन में पॉसिबल होगा कि जब क्या हो, कोई जब, सॉरी, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कितना नंबर ऑफ वेक्टर लगेगा, कितना नंबर ऑफ वेक्टर लगेगा कम से कम, ताकि आपका तीनों वेक्टर का जो सम होगा, क्या होगा, तीनों वेक्टर का जो सम होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर। यानी कितने ऐसे सबसे कम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आपको लगेंगे ताकि आपके उसके रिजल्टेंट क्या कर दें, आप जीरो कर दें। यानी जैसे मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है, ठीक है। तो इन सभी का रिजल्टेंट जीरो हो जाए, ऐसे कितने नंबर ऑफ टू आगे तक ऐसे कितने नंबर ऑफ वेक्टर होंगे मिनिमम, कम से कम मिनिमम, ताकि उनके सम क्या हो, आपके रिजल्टेंट जीरो दे दे। तो देखिए ऐसा 3 नंबर ऑफ वेक्टर होता है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ 3, यानी सबसे कम से कम आपको 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे। नॉन जीरो, जीरो भी नहीं होना चाहिए, नॉन कोलिनियर यानी एक लाइन में भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम आपको 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे ताकि उनके रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कह सकते हैं आप अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आप जब आपके GD वाले के लिए जो सेक्शन 2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके फिजिक्स में भी ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन स्टेज 1 में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि स्टेज 1 के सिलेबस में भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिया गया हुआ है, तो हो सकता है कहीं वहाँ से ये पूछ दे। और आपको बता दें कि ये तीनों वेक्टर जो होते हैं आपस में कितने बच्चे, आपको बता दें कि ये तीनों वेक्टर आपस में 120 डिग्री पे, 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120, यानी आपस में 120 डिग्री पे क्या होते हैं बच्चे, ये लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, और आपसे मिनिमम एंगल पूछता तो वो कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज। यानी जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर जो होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर नरम लोहे से बना होता है, क्योंकि नरम लोहा, आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कोर जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन से, नरम लोहे से बने होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नरम लोहा होता है वो सॉफ्ट आयरन होता है, उनके पास ऐसा क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या उनका सस्पेक्टिबिलिटी लार्ज होता है और रिटेंटिविटी स्मॉल होता है, या फिर उनका डेंसिटी क्या होता है, लार्ज होता है और रिटेंटिविटी स्मॉल होता है। आपको ऑप्शंस को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर्स को देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, बड़ा घनत्व होगा, बड़ी प्रतिशोधता होगी, या फिर आपका छोटा घनत्व होगा, बड़े प्रतिशोध होंगे। ऐसा टाइप के आपको ऑप्शंस को दिए गए हैं, आपको चुनना है इसमें से, ठीक है। तो चलिए बच्चे, हम आपको बताएं कि आपके कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही आपके कह सकते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में। तो कोर ऑफ मैग्नेट जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके क्या होते हैं बच्चे, लार्ज सस्पेक्टिबिलिटी होते हैं और स्मॉल रिटेंटिविटी होते हैं, यानी बड़ी संवेदनशीलता और छोटे प्रतिशोध। यानी इनके जो लार्ज सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, लार्ज होता है, और रिटेंटिविटी क्या होता है, आपका स्मॉल होता है, ठीक है। तो देखिए सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है बच्चे, आपको बता दें कि यह एक होता है आपका रेशियो होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन फील्ड इंटेंसिटी का। यानी आपको सिंपली इतना ज़्यादा आपको हम बढ़ा के नहीं बता सकते, ये क्या है, थोड़ा सा एक टफ वर्ड होता है फिजिक्स का। तो देखिए x इक्वल टू होता है m अपॉन h,
यहाँ पे एम क्या होता है बच्चे, मैग्नेटाइजेशन होता है, और एच होता है फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी एक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मैग्नेट का कि वो अपने मैग्नेटाइजेशन पावर को, यानी अपने पावर को, मैग्नेटाइजेशन पावर को क्या करे, बरकरार रखे। अगर उसके साथ लगे हुए किसी अदर फील्ड को, किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हटा दे, तब भी वो क्या हो, उसके पास मैग्नेटाइजिंग पावर रहे। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। रिटेंटिविटी उसे कहते हैं, ये एक प्रॉपर्टीज होता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कि अपने वो क्या करे, मैग्नेटाइजिंग पावर को बरकरार रखे अगर हम उसके किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा दें, ठीक है। चलिए, तो ये क्या थे, आपके रिटेंटिविटी थे। तो इतना आपको रिटेंटिविटी सस्पेक्टिविटी नहीं समझना है, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिए हैं, क्योंकि तीनों लेवल के बच्चे देख रहे हैं, जीडी के लिए भी, डीबी के लिए भी, और यांत्रिक सभी बच्चे देख रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा लेवल सब में बढ़ता जाता है। जीडी का लेवल सबसे कम होता है, फिर डीबी का लेवल सबसे कम होता है, फिर उसके बाद जीडी होता है, फिर यांत्रिक होता है। तो इस टाइप से क्या होते हैं, यांत्रिक और आपके डीबी जो होते हैं, जीडी जो होते हैं, उनके क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इनके लिए ये सभी चीज़ है। तो ठीक है बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।